हेलो स्टूडेंट आज हम पढ़ेंगे मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म का ही एक टॉपिक है मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक, अब इसमें भी बहुत सारे केसेज हैं। उसमें से फर्स्ट केस है थीटा इक्वल टू 90 डिग्री एंड पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड। थीटा इज एंगल बिटवीन V and V, means theta is the angle between velocity of the charged particle and direction of the magnetic field. Let us consider this is direction of magnetic field, means inside the plane of paper. ये direction of magnetic field है जो inside the plane of paper है और ये magnetic field sufficient है किसी भी charged particle को move करने के लिए। ठीक, इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड, टॉपिक है इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड। इसका मतलब हमें किसी भी चार्ज पार्टिकल को थ्रो करना है इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड। मान लेते हैं ये पॉइंट एक कंसीडर कर लेते हैं और इस पॉइंट पर हम चार्ज पार्टिकल को इस पॉइंट से थ्रो करते हैं किसी एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में। मान लेते हैं ये डायरेक्शन, तो ये हो जाएगा वेलोसिटी का डायरेक्शन, ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड, ये वेलोसिटी का डायरेक्शन हो गया, ये चार्ज हो गया। ठीक, तो हम लोग ये पढ़ चुके हैं पीछे ही इसके कि जब कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर मैग्नेटिक फील्ड में मूव करने लगता है तो वो मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस करने लगता है और उस फोर्स का डायरेक्शन हम लोग फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग जानते हैं। मीन्स 3 फिंगर्स ऑफ द लेफ्ट हैंड, इंडेक्स फिंगर, मिडिल फिंगर एंड थंब, स्ट्रेच्ड म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर लाइक दिस। तो ये हो गया, ये रिप्रेजेंट करेगा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये रिप्रेजेंट करेगा डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल और ये रिप्रेजेंट करेगा डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस बाय द चार्ज पार्टिकल। तो देखिए ये क्रॉस ये रिप्रेजेंट करता है, क्रॉस की फील्ड ये रिप्रेजेंट करती है कि परपेंडिकुलरली इनसाइड द प्लेन ऑफ पेपर, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलरली इनसाइड द प्लेन ऑफ पेपर। तो देखो ये इनसाइड द प्लेन ऑफ पेपर हो गया, ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द प्लेन ऑफ पेपर और ये क्या हो गया डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल। तो इस पर फोर्स किधर लगेगा, अपवर्ड डायरेक्शन, यानी कि इस पर फोर्स जो लगेगा उसका डायरेक्शन होगा ये। अब देखो चार्ज पार्टिकल तो इधर मूव हो चुका था ना, तो चार्ज पार्टिकल इधर मूव हो चुका था लेकिन धीरे धीरे इस पर अपवर्ड की तरफ फोर्स लगेगा, तो अपवर्ड की तरफ फोर्स लगेगा, ये मूव कर जाएगा, यानी कि ये एक आर्क पाथ पर मूव कर जाएगा। क्यों? क्योंकि इधर मोशन था और ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है। अब फिर यहां से कैसे किस डायरेक्शन में ये इसका मोशन होगा, तो फिर हम इस पॉइंट पर भी इसके डायरेक्शन ऑफ मोशन का यानी कि वेलोसिटी का डायरेक्शन देंगे, यानी कि ड्रॉ द टेंजेंट ऑन दिस पॉइंट। टेंजेंट ऑलवेज गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द पार्टिकल और डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो टेंजेंट हमने ड्रॉ कर दिया इस पॉइंट पर। अब देखो फिर से यहां पर ये वेलोसिटी का डायरेक्शन हो गया, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, यानी कि देखो ये हो गया वेलोसिटी का डायरेक्शन, इंडेक्स फिंगर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो फोर्स किधर हो गया लेफ्ट, तो फोर्स लग रहा है इधर लेफ्ट की तरफ। अब फिर से ये चार्ज पार्टिकल ऊपर की तरफ जाना चाहता था, चार्ज पार्टिकल ऊपर की तरफ जाना चाहता था लेकिन फोर्स अंदर की तरफ भी लग रहा है, तो ये ऊपर की तरफ जाना चाहता था लेकिन फोर्स लेफ्ट लग रहा है, तो ये लेफ्ट की तरफ मुड़ जाएगा। अब फिर यहां पर इस पॉइंट पर इस पर हम टेंजेंट देंगे, ये वेलोसिटी का डायरेक्शन हो गया और फिर से वही लेफ्ट हैंड हम लोग अप्लाई करेंगे। अब की बार फोर्स डाउनवर्ड लग रहा है, डाउनवर्ड फोर्स लगेगा। ठीक, फिर वही पुरानी बातें, फिर इस पर टेंजेंट हम देंगे डायरेक्शन के लिए, फिर क्या होगा फोर्स इनसाइड द प्लेन ऑफ पेपर, यानी कि ये फिर से ये बन जाएगा। इसका मतलब ये है कि अगर किसी भी चार्ज पार्टिकल को फील्ड के अंदर थ्रो किया जाए सफिशिएंट फील्ड रीजन में, तो वो एक सर्कुलर पाथ पर मूव करने लगेगा लाइक दिस। अब देखो सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा है, इसका मतलब इसका रेडियस होगा, मान लेते हैं वो रेडियस r है। और एक बात हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि
कोई भी पार्टिकल अगर सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा है तो वो मूव तभी कर सकता है जब उस पार्टिकल पर सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा हो। अब देखो, ये तो हम जानते हैं कि सर्कुलर पाथ पर मूव करने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट है, वो एक फिक्स वैल्यू है। सेंट्रीपिटल फोर्स एक फिक्स वैल्यू है, यानी कि mv²/r। ठीक, कोई भी पार्टिकल अगर सर्कुलर पाथ पर मूव करना चाहता है तो उसको इतनी क्वांटिटी में फोर्स चाहिए ही चाहिए जो along the radius towards the center हो, along the radius and towards the center हो। अब यहां पर हम देख रहे हैं कि इसमें कौन सा फोर्स ऐसा है जो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, कौन सा फोर्स ऐसा है जो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। तो यहां पर ये फोर्स हम लोग जो देते थे ना लेफ्ट हैंड रूल से, तो ये कौन सा फोर्स होता था? मैग्नेटिक फोर्स होता था। इसका मतलब ये है कि यहां पर सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है? मैग्नेटिक फोर्स। क्यों? क्योंकि ये भी मैग्नेटिक फोर्स अलोंग द रेडियस टुवर्ड्स द सेंटर है। अगर ये मैग्नेटिक फोर्स न लगता तो ये स्ट्रेट मोशन होता, सर्कुलर मोशन होता ही नहीं। यानी कि ये सर्कुलर मोशन मैग्नेटिक फोर्स, इस मैग्नेटिक फोर्स की वजह से लग रहा है। इसका मतलब ये मैग्नेटिक फोर्स यहां पर किस चीज का काम कर रहा है? एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स वर्क कर रहा है। ठीक, यानी कि उस सेंट्रीपिटल फोर्स का जो अमाउंट है उस अमाउंट को ये प्रोवाइड कर रहा है, और उसका कितना अमाउंट है? mv²/r। और ये प्रोवाइड कर रहा है, मैग्नेटिक फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। मैग्नेटिक फोर्स होता कितने के बराबर है? QVB साइन थीटा। थीटा क्या है यहाँ पर? 90 डिग्री। तो साइन 90 की वैल्यू 1 होता है, यहाँ पर ब्रैकेट में लिख सकते हैं साइन 90 इक्वल टू 1। साइन 90 आप लोग समझ रहे होंगे साइन 90 कैसे हुआ? इनसाइड द प्लेन ऑफ पेपर मैग्नेटिक फील्ड है, और इधर साइड में क्या है? हॉरिजॉन्टल क्या है? वेलोसिटी है। तो इनसाइड द प्लेन ऑफ पेपर और मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द प्लेन ऑफ पेपर हो गया, वेलोसिटी का डायरेक्शन ये हो गया, दोनों के बीच का एंगल 90 हो गया। ठीक, तो QVB हो जाएगा। अब यहां से हम लोग R आराम से निकाल सकते हैं, यानी कि VV कैंसिल आउट, वैल्यू ऑफ R इक्वल टू mv/QV। और इस mv को, ये इक्वेशन फर्स्ट मान लो, इस mv को हम लोग P भी बोल सकते हैं, P/QV। ठीक है, mv को हम लोग P भी बोल सकते हैं, यानी R इक्वल टू P/QV। अब इससे हम लोग बहुत सारी चीजें निकाल सकते हैं। अब यहां से एक फॉर्मूला और बना सकते हैं, R इक्वल टू V/Q/m/b। अब यहां पर Q/m को अल्फा करते हैं, V/α/b। ठीक, अल्फा क्या है यहां पर? अल्फा इज स्पेसिफिक चार्ज। स्पेसिफिक चार्ज। तो R इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं? P की जगह 2km/QV। एक ये भी फॉर्मूला हो गया। ठीक, अगर मान लीजिए कि पोटेंशियल आपने प्रोवाइड किया V, मतलब V पोटेंशियल प्रोवाइड करने से चार्ज V वेलोसिटी से मूव करता है, तो उसके फॉर्म में हम लोग पोटेंशियल के फॉर्म में कैसे निकालेंगे? तो ध्यान से देखो, if V is applied potential for motion of charge particle, then अब V प्रोवाइड किया गया तो क्या होगा? तो देखो, अगर V पोटेंशियल हम लोग प्रोवाइड करेंगे, ठीक, तो
वी पोटेंशियल प्रोवाइड करने की वजह से चार्ज मूव करने लग रहा है, इसका मतलब हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहे हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर वही काइनेटिक एनर्जी यानी कि एनर्जी कितने के बराबर हो जाएगा, हम लोग जानते हैं ना कि सभी एनर्जी वर्क डन के इक्वल होता है, और हम लोग जब पोटेंशियल देंगे यानी कि वर्क होगा चार्ज पर, और वो वर्क क्यू वी के बराबर होगा, और यही वर्क काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि के इक्वल टू क्यू वी, के इक्वल टू क्यू वी। अब यही वैल्यू यहां पर हम लोग रख सकते हैं, देन आर इक्वल टू क्यू वी एम अपॉन क्यू वी। ठीक, अब इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 1 अपॉन बी 2 वी एम अपॉन क्यू। ठीक, तो एक ये फॉर्मूला हो गया। अब इसके अलावा हम लोग टाइम पीरियड निकाल सकते हैं इसका। टाइम पीरियड यानी कि कंप्लीट 1 रिवॉल्यूशन में जितना टाइम लगेगा चार्ज को, उसी को उसका टाइम पीरियड कहेंगे। यानी कि टाइम टेकन बाय द चार्ज पार्टिकल इन कंप्लीट 1 रिवॉल्यूशन इट्स कॉल्ड इट्स टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड, तो कंप्लीट 1 रिवॉल्यूशन में कितना लीनियर डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, 2 पाई आर। वेलोसिटी उसकी v है तो v लिख देंगे, 2 पाई अपॉन v। आर की वैल्यू हम लोग जो स्टार्टिंग में वैल्यू लाए थे वो mv अपॉन क्यू वी, तो mv अपॉन क्यू वी, ये कैंसिल हो जाएगा, यानी कि टाइम पीरियड इक्वल टू 2 पाई m अपॉन क्यू वी। अब फ्रीक्वेंसी क्या होता है, ये देखो एक सर्कुलर पाथ पर जब चलेगा तब इसका टाइम पीरियड है। अलग केस में एक बताएंगे कि वहां पर वो सर्किल कंप्लीट नहीं करेगा, उसके लिए टाइम क्या होगा, केवल आर्क बनाएगा उसके लिए टाइम क्या होगा। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि टोटल सर्कुलर मोशन में टोटल एंगल कितना चल रहा है, टोटल एंगल कितना चल रहा है 360, यानी कि 2 पाई का एंगल चल रहा है। जब 2 पाई का एंगल चल रहा है तो टाइम इसको मिल रहा है कितने का, 2 पाई एम अपॉन क्यू बी। ये बात आपको यहां पर ध्यान में रखनी होगी, क्योंकि इसी एंगल से कंपैरिजन करके यूनिटरी मेथड से हम लोग वहां पर किसी भी एंगल के लिए टाइम निकाल सकते हैं कि वो फील्ड में कितने देर तक रहेगा। बात समझ में आ रही है? तो इसलिए ये यहाँ पर याद रखना होगा कि ये जो टाइम आ रहा है वो कितने के लिए, कितना एंगल के लिए आ रहा है, पूरा कंप्लीट एक रिवॉल्यूशन के लिए। पूरे कंप्लीट एक रिवॉल्यूशन में कितने एंगल बनते हैं सेंटर पर, 2 पाई के बराबर। अब देखो फ्रीक्वेंसी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी यानी कि द टोटल नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन पर यूनिट टाइम इट्स कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। यानी कि 1 यूनिट टाइम में टोटल कितना नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन कंप्लीट रिवॉल्यूशन कर ले रहा है उसकी काउंटिंग ही कही जाती है फ्रीक्वेंसी। तो इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं, टी डिनोटेड बाई एफ, एफ से भी डिनोट करते हैं, न्यू से भी रिप्रेजेंट करते हैं, न्यू को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो एफ इक्वल टू 1 अपॉन टी, यहां पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए टी की वैल्यू, तो ये हो जाएगा क्यू बी अपॉन 2 पाई एम। ये हो गया आपका फ्रीक्वेंसी। अब यहां पर ध्यान से देखो, टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी दोनों में कहीं पर वेलोसिटी है, कहीं पर रेडियस है, नहीं है। इसका ये मेन फॉर्मूला है और इसमें कहीं पर भी रेडियस भी नहीं है और वेलोसिटी भी नहीं है। इसका मतलब ये है कि टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी डज नॉट डिपेंड्स ऑन वेलोसिटी एंड रेडियस ऑफ द मूविंग पार्टिकल। यानी कि मूविंग पार्टिकल जो मूव कर रहा है उसका जो पाथ है उस पाथ का रेडियस पर भी डिपेंड नहीं करेगा टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी, और उसके वेलोसिटी पर भी डिपेंड नहीं करेगा। आगे समझ में, ये उसके बढ़ने घटने से टाइम पीरियड और ये फ्रीक्वेंसी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हम लोग जानते भी हैं वैसे भी
कि टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो यहां पर डिस्टेंस जिस रेशियो में बढ़ेगा उसी रेशियो में स्पीड भी बढ़ेगा, क्योंकि हम जानते हैं अगर सर्कुलर मोशन कराओगे आप, एक स्ट्रिंग टाइट कर लेना एक स्टोन से और सर्कुलर मोशन कराना, उस स्ट्रिंग का लेंथ आप मेजर कर लेना, आपको एक पार्टिकुलर एक मिनिमम वेलोसिटी प्रोवाइड करना होगा उसको सर्कुलर मोशन कराने के लिए। जैसे ही स्ट्रिंग का आप लेंथ इंक्रीज कर देंगे आपको इनिशियल वेलोसिटी ज़्यादा प्रोवाइड करनी पड़ेगी, यानी कि वो मिनिमम वेलोसिटी पहले की कंपैरिजन ज़्यादा प्रोवाइड करनी पड़ेगी उसको सर्किल कंप्लीट करने के लिए। इसका मतलब ये है कि रेडियस बढ़ते ही स्पीड भी बढ़ जा रहा है, तो रेडियस बढ़ेगा यानी कि लीनियर डिस्टेंस बढ़ जाएगा, लीनियर डिस्टेंस बढ़ रहा है तो स्पीड भी बढ़ जा रहा है, और दोनों ही सेम रेशियो में बढ़ते हैं, इसलिए टाइम पर कोई असर नहीं पड़ता है। ये इसका कॉन्सेप्ट है एक्चुअल में। बाकी फॉर्मूला से आप निकालना चाहते हैं तो फॉर्मूला में तो है ही नहीं, तो इसलिए कोई दिक्कत ही नहीं। तो ओके, ये तो मतलब ये फर्स्ट केस था। अब इसके बाद से हम लोग सेकेंड केस भी जानेंगे, उसके बाद से थर्ड केस भी जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में।